गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये नाम तो हम सबने सुना है। लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि आज से सिर्फ 130 साल पहले तक दुनिया को ये भी ठीक से नहीं पता था कि उनका जन्म आखिर हुआ कहाँ था। मतलब उनके होने का कोई ठोस सबूत ही नहीं था और उनका जन्म स्थान एक बहुत बड़ा रहस्य था। और यही वो सवाल था जिसने सदियों तक इतिहासकारों और उनके अनुयायियों सबको परेशान करके रखा था। क्या बुद्ध सच में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, या वो बस एक कहानी थे, एक विचार थे? क्योंकि सबूत था ही नहीं, और सबूत के बिना बहुत से लोगों के लिए बुद्ध एक कहानी या एक विचार बनकर रह गए थे, कोई असल इंसान नहीं। सवाल बिल्कुल सीधा था, अगर वो सच में थे तो उनका जन्मस्थान कहाँ है? कोई तो निशान होगा, कोई तो सबूत होगा। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है उस पवित्र बौद्ध स्थल की जो लगभग 500 सालों तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब रहा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सम्राट अशोक के आने और फिर 1896 में इसकी दोबारा खोज होने के बीच एक बहुत बहुत लंबा गैप है। इन सदियों में लुम्बिनी को जैसे भुला ही दिया गया था। अब इस खोज की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। इसकी शुरुआत हुई नेपाल में एक हिंसक राजनीतिक साजिश से। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां सत्ता की भूख ने अनजाने में ही एक प्राचीन रहस्य को सुलझाने का रास्ता बना दिया। इसे समझने के लिए हमें पहले राणा उत्तराधिकार योजना को समझना होगा। उस वक्त प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने एक अजीब नियम बनाया था कि उनके बाद उनके भाई प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके बेटों का नंबर भाइयों के भी बाद आएगा। मतलब इस अनोखी योजना ने उनके भतीजों को सत्ता की दौड़ से लगभग बाहर ही कर दिया था। अब धीर शमशेर के बेटों को ये बात समझ आ गई थी कि इस नियम के रहते उनकी बारी तो कभी आएगी ही नहीं। तो उन्होंने सत्ता के लिए एक खूनी साजिश रची, जिसे इतिहास में 42 साल का पर्व कहा जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इस साजिश का जो मेन मास्टरमाइंड था खड्ग शमशेर, वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। उसके बड़े भाई बीर शमशेर ने गद्दी संभाली और खड्ग शमशेर को देश निकाला देकर पाल्पा भेज दिया, और अनजाने में ही उसे ठीक उसी जगह भेज दिया जहां लुम्बिनी का राज दफन था। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। यहीं से खोज की असली शुरुआत होती है, जहां पुराने सुराग और नई जिज्ञासा एक साथ आकर मिलते हैं। तो खोजकर्ताओं के पास क्या था? बस कुछ बिखरे हुए सुराग, जैसे कि सदियों पहले आए चीनी यात्रियों फायान और वेनसांग की लिखी हुई ट्रैवल डायरीज, और एक लोकल शिकारी को मिला कोई खुदा हुआ पत्थर। बस इन्हीं धागों को जोड़कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। और फिर 1 दिसंबर 1896 वो ऐतिहासिक दिन आया। देश निकाला झेल रहे राजकुमार खड्ग शमशेर और जर्मन पुरातत्वविद एंटोन फ्यूरर ने मिलकर खुदाई की और जमीन से एक स्तंभ निकाला। यही वो अशोक स्तंभ था जो इतिहास बदलने वाला था। लेकिन एक आखिरी पेज बाकी था। स्तंभ पर कुछ लिखा तो हुआ था, पर वो प्राचीन ब्राह्मी लिपि में था। उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी वो भाषा पढ़नी नहीं आती थी। सोचिए, सबूत हाथ में था पर वो उसे पढ़ नहीं सकते थे। राज अभी भी राज ही था। और जैसे ही इस लिपि का अनुवाद हुआ, सदियों पुराना रहस्य एक झटके में सुलझ गया। शिलालेख पर साफ साफ लिखा था, सम्राट अशोक ने इस जगह का दौरा किया, इसे बुद्ध का जन्मस्थान माना, ये स्तंभ बनवाया और यहाँ के लोगों का टैक्स भी माफ कर दिया। बस यही वो पक्का सबूत था जिसकी पूरी दुनिया को तलाश थी। तो ये अशोक कौन थे और बुद्ध के जन्म के सदियों बाद उन्होंने वहां एक स्तंभ क्यों खड़ा किया? चलिए अब इस स्तंभ के पीछे के सम्राट की कहानी जानते हैं। अपने राज के शुरुआती दिनों में अशोक एक बहुत ही क्रूर सम्राट था। उसने कलिंग पर हमला किया, एक ऐसा युद्ध जो इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में गिना जाता है। कहते हैं इस एक युद्ध में 2.5 लाख से ज्यादा जानें गई। लेकिन कलिंग में हुए उस भयंकर विनाश ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने खुद को देवनामप्रिय की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और अपनी बाकी जिंदगी शांति और धर्म के प्रचार में लगा दी। तो लुम्बिनी का स्तंभ कोई इकलौती चीज नहीं थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने विशाल साम्राज्य में फैलाने के लिए
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 20 से भी ज्यादा ऐसे स्तंभ बनवाए थे। तो लुम्बिनी की खोज तो हो गई, उसे जंगल से भी बचा लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज ये पवित्र जगह नए और मॉडर्न खतरों का सामना कर रही है। देखिए, 1978 में लुम्बिनी के संरक्षण और विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया था, लेकिन 40 साल से ज्यादा हो गए और वो प्लान आज भी अधूरा है। और इसकी जगह बिना सोचे समझे हो रहा कंस्ट्रक्शन और बढ़ता हुआ कमर्शलाइजेशन इस पवित्र जगह की शांति को खत्म कर रहा है। जो जगह कभी तीर्थयात्रा और मन की शांति का केंद्र हुआ करती थी, आज उस पर बौद्ध धर्म का डिज्नीलैंड बनने का खतरा मंडरा रहा है। मोटरबोट का शोर, कंक्रीट के जंगल, ये सब उस शांति को भंग कर रहे हैं जिसके लिए ये जगह जानी जाती थी। आज लुम्बिनी को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भ्रष्टाचार, बेहिसाब कमर्शलाइजेशन और बिना किसी प्लान के बन रही इमारतें। हालात इतने गंभीर हैं कि अब इस पर यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर सूची में डाले जाने का डर मंडराने लगा है। और यहीं पर हमें ये याद रखना होगा कि लुम्बिनी जैसी जगहों को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है। ये जो सांस्कृतिक विरासत होती है ना, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह लुम्बिनी सदियों तक एक रहस्य बना रहा, अगर हम आज अपनी इस विरासत को नहीं बचाते, तो क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक और खोया हुआ रहस्य बनकर नहीं रह जाएगा?